हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार जागेड़ आज आपके सामने लेके आया हूँ बीए पार्ट फेस्ट का राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान जियोग्राफी के अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा था, राजस्थान जियोग्राफी में जो अपना चैप्टर चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर अपन पढ़ रहे थे अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो देखिए अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला जो है इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि अरावली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसकी सारी और जानकारी जो है इसके पहले वाले वीडियो के अंदर अपन देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो इसका जो पहला पार्ट है अरावली का, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके अंदर सारी जानकारी अपन शेयर कर चुके हैं। इसके बाद देखो अरावली का दूसरा भाग है, इसको बोलते हैं अपन मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली। ठीक है, मध्य अरावली जो है, इस मध्य अरावली को कहा जाता है, दूसरा नाम इसको मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, मध्य अरावली को क्या कहा जाता है भाई? मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपकी जो मध्य अरावली है, इसकी खासियत क्या है कि अरावली का सबसे कम विस्तार, सबसे कम विस्तार वो कहां पर अभी? मध्य अरावली में, मध्य अरावली। अगर मान लो ऐसा कुछ पूछे कि कौन सी जिले के अंदर है, तो जिले का नाम आ जाएगा आपका अजमेर जिला। पहली बात ये। दूसरी बात, जो मध्य अरावली है, ये मध्य अरावली राजस्थान के केवल एक ही जिले के अंदर फैली है। ठीक है, कौन सा जिला वो? अजमेर, अजमेर जिले के अंदर फैली है। इसका देखेंगे अपन मानचित्र के अंदर। तो देखिए मध्य अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियों भी कहा जाता है, और अरावली का सबसे कम विस्तार भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, इसी भाग के अंदर एक नाम आता था कुकरा की पहाड़ियां, कुकरा की पहाड़ियां, और दूसरा एक नाम आता है नरवर की पहाड़ियां, नरवर की पहाड़ियां। एक आता है आपका नाग पहाड़। ये 3 नाम आते हैं, इनको ध्यान रखना क्रम से। तो कुकरा की पहाड़ी तो ये आपकी ब्यावर के अंदर है, ब्यावर जो तहसील अजमेर की, इस ब्यावर तहसील के अंदर कौन सी पहाड़ियां हुई? कुकरा की पहाड़ियां हैं। और साथ में जो अभी मैं बता रहा था आपको नरवर की पहाड़ियां, ये नरवर की पहाड़ियां आपकी है किशनगढ़ में, किशनगढ़। ठीक है, और नाग पहाड़ जो है अजमेर के अंदर है, और अजमेर के कौन सी दिशा में? पश्चिमी दिशा में। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार पूछा जाता है कि नाग पहाड़ अजमेर की कौन सी दिशा में स्थित है? तो नाग पहाड़ अजमेर के पश्चिमी दिशा में स्थित है। अब देखो अपन मानचित्र बनाते हैं। अजमेर के बारे में और क्या कहा जाता है? देखो अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं भाई? अजमेर को। ठीक है, और क्या खासियत है अजमेर की? अपने जो पुष्कर है, यहाँ पर एक पुष्कर झील है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, सबसे प्राचीन झील है, और सबसे पवित्र झील इसको माना गया है। सबसे पवित्र झील किसको माना गया भाई? पुष्कर झील को माना गया। ठीक है ना, लगभग अजमेर से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये पुष्कर झील है। चारों तरफ इसकी पहाड़ियां छोटी छोटी, उन्हीं पहाड़ियों के अंदर वहां पर जो है इसका पानी पुष्कर झील के अंदर आ जाता है। और इस झील के अंदर 52 घाट बनाए गए हैं, 52 घाट इसमें बनाए गए हैं। तो 52 घाट जो बनाए गए हैं, इन 52 घाटों का भी धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व है।
इसके साथ ही इस पुष्कर झील के किनारे राजस्थान का एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर, ये ब्रह्मा मंदिर भी पुष्कर झील के किनारे पर ही स्थित है। इसी मंदिर के सामने जो है सावित्री माता का मंदिर भी है। ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी उनका नाम था सावित्री। सावित्री माता का मंदिर भी यहाँ पर भी पुष्कर के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहाँ पर भी अजमेर के अंदर ही है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और अब अगर बात करते हैं अजमेर के इन पहाड़ियों की, तो अजमेर जैसे इस प्रकार से फैला हुआ है, ऐसे त्रिभुज आकार में फैला हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से फैला हुआ। इसका थोड़ा सा भाग अलग हो गया, जैसे ये दक्षिण के अंदर और फैला हुआ है। तो अजमेर की जो पहाड़ियां है, यहाँ पर एक तहसील है, इस तहसील का नाम है ब्यावर, ब्यावर तहसील। कौन सी तहसील है भाई? ब्यावर तहसील है। और इस ब्यावर तहसील के चारों तरफ जो पहाड़ियां पाई जाती है, इसके चारों तरफ जो पहाड़ियां पाई जाती है, इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ऊकरा की पहाड़ियां कहते हैं। ऊकरा की पहाड़ियां कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊकरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अजमेर, अगर नाम पूछे जगह का कि कौन सी जगह पर स्थित है, तो आपका सीधा सा उत्तर आ जाएगा कि ब्यावर तहसील या ब्यावर के चारों तरफ जो पहाड़ियां उनको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? ऊकरा की पहाड़ियां कहा जाता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार देखो इस भाग के अंदर इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ तक फैली हुई है। अजमेर के पश्चिमी भाग के अंदर इस प्रकार से पहाड़ियां फैली हुई है। ये सारी की सारी पहाड़ियां जो है अरावली की स्थित है। इस अरावली के अंदर ये वाला जो भाग है, इस भाग की अगर भी बात करें तो नरवर की पहाड़ियां, नरवर की पहाड़ियां कहाँ पर अभी? किशनगढ़ में। किशनगढ़ की खासियत क्या है? यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है यहाँ पर। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी? किशनगढ़ है। तो नरवर की पहाड़ियां भी कहाँ पर है? किशनगढ़ के अंदर है। यहाँ पर इस मार्बल का व्यापार जो है करने के लिए अभी वर्तमान समय के अंदर एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो पहाड़ है, इस पहाड़ को कहा जाता है नाग पहाड़। और नाग पहाड़ जो है अजमेर की कौन सी दिशा में हुई? पश्चिम में है। पश्चिम दिशा के अंदर ये नाग पहाड़ है। यहाँ पर लगभग ये आपका अजमेर का जिला मुख्यालय आता है। इसके पश्चिमी भाग के अंदर नाग पहाड़ स्थित है। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत इसकी जो ऊंची चोटी है तारागढ़, इसी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की तारागढ़। तारागढ़ के बारे में सुना होगा आपने, तारागढ़ का किला। तो तारागढ़ का किला कहाँ पर है? अजमेर के अंदर ही है। और इसी पहाड़ी पर बनने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? तारागढ़ का किला। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 873 या 874 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर आ जाएगा इस भाग के अंदर एक पर्वत चोटी है, इसको बोलते हैं गोरामजी या मोरामजी, कोई भी नाम है। गोरामजी या मोरामजी जो पर्वत चोटी है, इसे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 933 मीटर। 933 मीटर ऊंचाई गोरामजी या मोरामजी। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? गोरामजी या मोरामजी पर्वत। कहाँ पर है? अजमेर का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग के अंदर। वैसे पाली के अंदर आता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो है गोरामजी या मोरामजी को ही माना गया है। अब गोरामजी का कोई दूसरा नाम पूछे, इसका और नाम क्या है?
तो इसका और नाम है टाटगढ़ भी इसको बोलते हैं, टाटगढ़। क्या कहते हैं इसको? टाटगढ़। तो कृष्णनगर एशिया भी आते हैं सबसे ऊंची चोटी टाटगढ़ नाम आ जाए तो टाटगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है इसकी, क्योंकि गोरामजी या गोरामजी पर्वत को टाटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण यहाँ पर एक जिला है टाटगढ़ का जिला, इसलिए पहाड़ी का नाम भी क्या बन गया? टाटगढ़। ठीक है। नाग पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। इस तारागढ़ पर भी ये अजमेर के एकदम से शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो नाग पहाड़ पर स्थित है। इसके अलावा और नाग पहाड़ की खासियत क्या है? नाग पहाड़ से नदी निकलती है, लूनी नदी। इसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, मरुगंगा। मरुगंगा भी कहा जाता है लूनी नदी को। और ये लूनी नदी जो है पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? लूनी नदी है। ठीक है। तो इसे नदी का उद्गम भी कहां से होता है? नाग पहाड़ से होता है। और इसी भाग के अंदर जैसे मैं बता रहा था पुष्कर झील आ गई, तो एक है अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील। ये दोनों झीलें भी इसी भाग के अंदर है। फतेह सागर झील है वो भी इसी भाग में, खौर सागर है, खौर सागर भी इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो ये जो अन्ना सागर झील है, ये अन्ना सागर झील भी इस लूनी नदी के मार्ग में ही बनाई गई, जो अजमेर के एकदम से बीच के अंदर आती है। और ऐसा कहा जाता है कि अन्ना जी पृथ्वीराज चौहान के पितामह थे, अन्ना जी या अन्नोराज जिनका नाम है, अन्ना जी बोलते हैं उनको, या उनको अर्णोजी भी कहा जाता है, अन्नोराज। इन्होंने अपने शत्रुओं का वध करने के बाद में इस भाग के अंदर खून साफ करने के लिए इसे नदी पर ही अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। ठीक है ना। और सुभाष उद्यान या इसका नाम दौलत बाग उद्यान भी है, दौलत बाग उद्यान, ये भी इसी झील के किनारे पर बनाया गया है। कौन सी झील के किनारे पर? अन्ना सागर झील के किनारे पर। उसका झील का मैंने धार्मिक महत्व आपको बता दिया कि धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार अरावली का जो मध्य भाग है, इस अरावली के मध्य भाग में इस प्रकार की पर्वत चोटियां पाई जाती है, पहाड़ियों के नाम पाए जाते हैं। नाग पहाड़ी में, नरवर की पहाड़ी किशनगढ़ में, कुकरा की पहाड़ी कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर है। तो ये सारी की सारी पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा ये कुकरा की जो पहाड़ियां है, मध्य अरावली की सबसे लंबी पहाड़ी है, मध्य अरावली की सबसे लंबी, मध्य अरावली की सबसे लंबी पहाड़ी कौन सी है? सबसे लंबी पहाड़ी है कुकरा की पहाड़ी। और अगर पूछ ले कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो डॉट कर दिया मोरावली या गोरावली की जो पहाड़ी है वो यहाँ पर सबसे ऊंची मानी गई है। ठीक है। इसके बाद में देखो नाग पहाड़ी की अगर पूछे ऊंचाई तो 795 मीटर की ऊंचाई है, थोड़ा सही देख लेना। तो इस प्रकार ये तो सारी सारी क्या यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसके बाद में इस अरावली के अंदर कुछ दर्रे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? दर्रे पाए जाते हैं। दर्रों का मतलब समझते हो? दर्रों का मतलब है दो पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच स्थित गहरे बोझ को स्थित रास्ते को कहते हैं। रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा कहा जाता है। मतलब दो पहाड़ियां, जैसे इस प्रकार की पहाड़ियां, इस प्रकार की पहाड़ियां, बीच में कोई नदी के द्वारा, ये पहले नदी बहती थी, इसकी वजह से क्या बन गया? गहरा बोझ बन गया। तो यहाँ पर आवागमन का रास्ता बनाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दर्रा बोलते हैं। अब राजस्थान के अंदर ये जो दर्रे वगैरह है, इन दर्रों को क्या कहा जाता है भाई? इनको नाल भी कहते हैं या इनको घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको नाल के नाम से भी जाना जाता है और इनको और क्या कहा जाता है भाई? घाट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे त्रिशूली की नाल, हाथी घोड़ा नाल, पतले की नाल, ठीक है ना, सूरा घाट, परवर आदि जो दर्रे हैं वो इसी प्रकार इसमें आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य अरावली में सर्वाधिक
दर्रे किस जगह स्थित है, तो उत्तर आ जाएगा आपका ब्यावर केंद्र। ठीक है ना, ब्यावर केंद्र सबसे ज्यादा दर्रे। इसके कारण क्या होता था कि गोलाकार जो पहाड़ियां पाई जाती है, इन पहाड़ियों में से इस ब्यावर में जाने के लिए इस प्रकार के दर्रे बने हुए पड़े। जैसे एक ये है, एक इधर वाला ये आ गया, फिर एक ये आ गया, एक ये आ गया, फिर इधर ये आ गया, इधर वाला ये आ गया, इसी प्रकार इधर आ गया और एक इधर आ गया। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, लगभग 6 दर्रे इस ब्यावर के अंदर है। तो ये दर्रे और मैं करा देता हूँ आपको। देखो मध्य अरावली के जो दर्रे हैं उनको मैंने कहा था नाल है। तो इसमें पहला नाल है झीलवा की नाल, झीलवा की नाल। ये झीलवा की जो नाल है इसको पगलिया की नाल भी कहा जाता है, पगलिया की नाल भी कहते हैं। इसके दोनों एक नाम है। तो कई बार ये प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारी जगह पूछा गया है, झीलवा की नाल या पगलिया की नाल कहाँ पर है। तो झीलवा की नाल या पगलिया की नाल कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। लगभग इस भाग के अंदर यहाँ पर कुछ नाल है, इसको क्या कहते हैं अपन, झीलवा की नाल या पगलिया के नाम से जाना जाता है इसको। इसके बाद में देखो एक और नाल है, इसको बोलते हैं अपन सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल। ये भी आपकी कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। ये 2 नाल तो अजमेर में है। अब बाकी जो मैं आगे 5-6 तो नाम लिखूंगा, ये सारी की सारी कहाँ पर अभी ब्यावर में। सबसे ज्यादा जो नाल या दर्रे कहाँ पर अभी ब्यावर के अंदर है। तो इसके अंदर देखो बाद में ब्यावर में आ जाएगा 3 नंबर परवेरिया, 4 नंबर आ गया आपका सूरा घाट, 5 नंबर आ गया शिवपुरी, शिवपुरी घाट, एक आ गया आपका 6 नंबर पे आ जाता है आपका, एक आ गया देवबारी, 7 आ गया भूरा घाट, 8 आ गया आपका बर घाट। तो इस प्रकार ये जितने भी जो मैंने नाम लिखे ये सारे के सारे आपके ब्यावर दक्षिण में कहाँ पर है, 6 तरह कहाँ पर ब्यावर के अंदर। और ब्यावर में है कहाँ पे, ये देखो जैसे ये एक ये है, दूसरा यहाँ पर ये आ गया, फिर तीसरा यहाँ पर ये आ गया, चौथा यहाँ पर आ गया, 5वां 6वां। तो 6 जो कर रहे हैं वो कहाँ पर अभी ब्यावर के अंदर है। लास्ट वाला जो मैंने बर घाट या बर दर्रा बताया है, ये दर्रा जो है लगभग वैसे पाली के अंदर माना जाता है, लेकिन जब अपन अध्ययन करते हैं इसका तो अध्ययन के समय जो है ये अपने इसे अजमेर जिले के अंदर ही इसको माना गया कि इसकी स्थिति जो है अजमेर के अंदर ही मानी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से अरावली का जो बीच वाला भाग है मध्य अरावली, उसकी सारी स्थिति मैंने आपको बता दी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बाद में देखो अपन देखते हैं दक्षिणी अरावली। तो देखिए दक्षिणी अरावली जो है, इसे दक्षिणी अरावली को हम अभी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि दक्षिणी अरावली के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और वहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ वगैरह पाई जाती है और कितने प्रकार के दर्रे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन जो है ये अपन विस्तृत रूप से करेंगे। दक्षिणी अरावली, इस दक्षिणी अरावली के अंदर पहले आता है पापू खंड और दूसरा जो भाग लेते हैं वो आ जाता है आपका मेवाड़ की पहाड़ी।
आबू खंड और मेवाड़ की पहाड़ियां। अब इसकी खासियत क्या, सबसे पहले लेते हैं आबू खंड। तो अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई या सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? आबू खंड। आबू खंड या ऐसे बोलेंगे दक्षिणी जो अरावली है, ये अरावली का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है। ठीक है ना, तो अरावली का सबसे ऊंचा भाग आबू खंड है। जिले की अगर बात करें कि कौन सा जिला है, तो जिले की अगर बात करेंगे तो जिला आ गया आपका सिरोही जिला। ठीक है ना, सिरोही जिला। ये सिरोही जिला जो है, इस सिरोही जिले के अंदर अरावली का सबसे ऊंचा भाग पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो सर्वाधिक चौड़ाई की बात करें कि अरावली की सबसे अधिक चौड़ाई कहां पर है, तो सर्वाधिक जो चौड़ाई है ये आपकी आ जाती है, ये भी वैसे दक्षिणी अरावली में है, दक्षिणी अरावली में। और जिले की अगर बात करेंगे तो उदयपुर जिला जो है, इस उदयपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा चौड़ा और सबसे ज्यादा ऊंचा भाग अरावली का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। ठीक है, अब इसके अंदर अगर बात करें हम आबू खंड की, तो आबू जो पर्वत है, आबू पर्वत के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जो माउंट आबू है वो इसी भाग में आता है। जैसे मान लो ये वाला भाग है, तो अपने को माउंट आबू जाना हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक शहर है, इसको बोलते हैं आबू रोड। कौन सा शहर है भाई? आबू रोड एक शहर है इस पहाड़ की तलहटी के अंदर। फिर जैसे ही ऊपर जाएंगे अपन तो यहाँ पर तो शहर आ गया आपका, इसको बोलते हैं अपन माउंट आबू। माउंट आबू बोलते हैं। ठीक है, माउंट आबू जो है, इस माउंट आबू के पास में इसको, ये माउंट आबू जहां पर है ये पठार पर है, इसको बोलते हैं आबू का पठार। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा भाई? आबू का पठार। कितनी ऊंचाई उसकी? 1200 मीटर। फिर देखो माउंट आबू जो शहर है, इसके बारे में कहा जाता है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू। इस माउंट आबू के शहर के पास में एक झील है, इस झील का नाम है नक्की झील। कौन सी झील अभी? नक्की झील है। ठीक है, नक्की झील जो है इसके बारे में कहा जाता है ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है भाई? नक्की झील है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील है सोलांग झील। सोलांग झील, और ये सोलांग झील जो है वो आपकी सिक्किम के अंदर है। ठीक है ना, सिक्किम राज्य के अंदर कौन सी झील है? सोलांग झील है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। ठीक है, दूसरी बात, ये राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। नक्की झील के 3-4 क्वेश्चन बन गए ना कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील किस प्रकार की झील है, इसका प्रकार तो इसको बताओगे आप, ये क्रेटर झील है। कौन सी झील है? क्रेटर झील। क्रेटर झील का मतलब क्या होता है? क्रेटर झील का मतलब ज्वालामुखी से निर्मित जो झील होती है, ऐसी झीलों को क्या कहते हैं अपन? क्रेटर झील। जैसे ये वाला भाग है, धरती के नीचे वाला भाग, यहाँ से कोई इस केंद्रीय उद्गार वाला लावा निकला, केंद्रीय उद्गार हुआ है ज्वालामुखी, इस भाग से लावा निकला है इस जगह का। अब लावा निकलने के बाद में क्या हुआ? लावा निकलता गया और आसपास के भागों में क्या हो गया? फैलता गया।
तो इस भाग के अंदर ये वाला भाग जैसे मतलब प्रारंभिक समय में तो लाभ निकल रहा था, लेकिन भविष्य में जैसे मान लो 3-4 साल या 5 साल 10 साल 50 साल बाद में लाभ निकलना क्या हो गया बंद। तो ये जो नली है इसकी, इस नली के अंदर एक झील बन गई। यहाँ पर बाद में क्या हुआ, बारिश का पानी बन गया, तो बारिश का पानी बनने से झील बन गई। यहाँ क्या बन गई, झील। तो ऐसी झील को क्या कहा जाता है, क्रेटर झील। या फिर यहाँ पर ये पाइप बना हुआ था इसका नली का, इसके बाद में यहाँ से कुछ उल्का गिरा गया, उल्का पिंड, कोई बल्का बड़ा उल्का पिंड आकर इसमें गिर गया, तो ये और गली और उसके अंदर वर्षा का पानी बनने से झील बन गई। तो ऐसी जो झीलें होती है, ऐसी झीलों को किसके नाम से जानते हैं भाई, ऐसी झीलों को कहा जाता है क्रेटर झील। ठीक है, तो क्रेटर झील का उदाहरण समझ में आएगा आपको। नक्की झील के बारे में बता दिया। इसी नक्की झील के पास में कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, जैसे टोड रॉक है, एक आपकी नन रॉक। ठीक है, दो तो ये चट्टान आ गई। टर्ड रॉक का मतलब मेंढक के आकार की है, मेंढक के आकार की चट्टान है। इस नक्की झील के पास खड़े होकर देखेंगे तो अपने को एक ऊंचाई पर एक जो ये चट्टान दिखती है, इसका आकार कैसा है, मेंढक के जैसा है। और नन रॉक पर शेप कैसी है, ये ऐसे दिखती है जैसे कोई महिला घूंघट निकाल के खड़ी है। ठीक है ना, घूंघट निकाले, या ऐसे बोलेंगे अपन घूंघट निकाली जो महिला है वो दूर से कैसे दिखती है, उस प्रकार की चट्टान, उसका क्या नाम है, नन रॉक। इसके अलावा यहाँ पर एक सुसाइड पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट है। सुसाइड पॉइंट के नीचे जो है लव पॉइंट भी है, और एक लास्ट में आ गया सनसेट पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है। मतलब यहाँ पर सूर्यास्त का जो समय है वो शानदार होता है, ऐसे लगता है जैसे सूरज भूमंडल के अंदर नीचे जमीन के अंदर नीचे जा रहा है, इस प्रकार से यहाँ से दिखता है। तो लास्ट पॉइंट है इसका। इस प्रकार की सारी जगह जो है वो नक्की झील के आसपास वाले भाग के अंदर, इनके अंदर पाई जाती है। समझ में आया। इसके बाद में देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को कहा जाता है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई, उड़िया का पठार है। लगभग 1360 मीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार से राजस्थान की नदी झील के आसपास वाले इलाके के पास में उड़िया का पठार है। इस उड़िया के पठार से अपन जाएंगे तो यहाँ पर शिखर है, इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है इसका, गुरु शिखर। ये गुरु शिखर जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है ना, गुरु शिखर जो है इसको गुरु माता भी कहा जाता है। गुरु शिखर को क्या कहा जाता है, गुरु माता। और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कई जगह आपको 1727 मीटर की मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि 1722 तो माइनस की ऊंचाई है ही है। कई जगह आपको क्या मिलेगा कि ये ऊपर इसके गुंबद बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो लोग कहते हैं कि जो मंदिर है उस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर इस मंदिर की ऊंचाई है, लेकिन वास्तव में उस मंदिर की ऊंचाई 5 मीटर नहीं है। तो कई जगह इस प्रकार का अपवाद स्वरूप के चुनाव मिल जाता है इसमें। तो 5 मीटर ऊंचा होने के बाद 1727 मीटर मान लेंगे, किसी का 1722 मान लेंगे, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है, गुरु माता। एक नाम और भी इसको बोलते हैं निक्कस ओलंपिया। निक्कस ओलंपिया भी कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया था इसको, जेम्स कर्नल टोड ने इनको ये नाम दिया था। कर्नल टोड ने क्या नाम दिया भाई, गुरु शिखर को निक्कस ओलंपिया, गुरु शिखर भी इन्होंने कहा था, या इनको संतों का शिखर भी कहा था कर्नल टोड ने, संतों का शिखर, संतों का शिखर भी इसको कहा जाता है। तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है
दूसरी बात, ये राजस्थान की नहीं, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली के अंदर माउंट आबू। ठीक है, मतलब हिमालय से नीलगिरी तक, हिमालय से नीलगिरी के बीच में जो सबसे ऊंचा भाग है वो कौन सा है भाई? आपका माउंट आबू है। तो माउंट आबू के बारे में विस्तारित तरीके से मैंने आपको सारी बातें समझाई है। इसके बाद में इसका नाम विंटर सोलंकी, गुरु शिखर, संतों का शिखर आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये गुरु शिखर के बारे में समझ में आएगा इस मानचित्र से, या जो अपने डायग्राम बनाए इसमें इंडिया का बता रहा है राजस्थान का सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा आबू का बता रहा है, आबू के बता कर ही माउंट आबू शहर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर भी है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है, सबसे गहरी झील भी है। और यहाँ पर पर्यटन के लगातार है, विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जैसे प्रोड रॉक है, नन रॉक है। ठीक है ना, इस प्रकार की विशेष प्रकार की चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में और अगर यहाँ की और बात करें तो यहाँ पर जैसे एक पर्वत है, इसको बोलते हैं अपन जरदा पर्वत, सॉरी शेर पर्वत, शेर पर्वत 1597 मीटर ऊंचाई। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। शेर के बाद में हमें दिलवाड़ा, ये दिलवाड़ा ये लगभग 1423 मीटर ऊंचा है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा के क्या प्रसिद्ध है? जैन मंदिर 1442 मीटर ऊंचाई इसकी चोटी। ये तीनों चोटियां यहीं पे है, जैसे दिलवाड़ा आ गया और ये कौन सा आ रहा है? शेर पर्वत, दिलवाड़ा। इस प्रकार से इस भाग के अंदर राजस्थान के 3 सबसे ऊंची चोटियां और सबसे ऊंचे पठार जो है वो स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा मंदिर है, काफी भव्य मंदिर है। तो ये भी यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसके बारे में कई बार पूछा जाता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू के अंदर है। एक वो ब्रह्म कुमारी संस्थान है, उसका भी यहाँ पर एक बड़ा हेड ऑफिस है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। दूसरी बात, अरावली से माउंट आबू के बारे में कहा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है भाई, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? माउंट आबू में। अगर जिले की बात करें, कौन से जिले में सबसे अधिक बारिश होती है? तो उत्तर आ जाएगा आपका झालावाड़। झालावाड़ जिले में सबसे अधिक बारिश होती है, माउंट आबू। एक बात और है कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सदाबहार वन जो भी कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि सदाबहार वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा माउंट आबू में होती है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित सारी बातें मैंने लगभग आपको बता दिया है। ये सब राजस्थान का स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी है। स्वास्थ्यवर्धक स्थल, स्वास्थ्यवर्धक स्थल कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है ना, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर मतलब जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? कम। और जमीन की गहराई पे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्यादा हो जाता है। तो 1 किलोमीटर अगर ऊपर चले गए अपन ऊपर तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम। इसलिए ऐसी जगह को अपन क्या कहते हैं भाई? स्वास्थ्यवर्धक स्थल के नाम से इनको जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये समझ में आया होगा जितना मैंने पढ़ाया आपको। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो के अंदर इसका जो बचा हुआ भाग है इसको अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।